स्पीसीज इंटरेक्शन की बातें हो रही थी। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। क्या हो गया? बस बस, अब बोर्ड पे देखेंगे आप। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को आज हम पढ़ेंगे, और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन की बातें हो रही है, और पॉजिटिव के अंदर पहला इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म। हम पहले ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म को पढ़ रहे हैं। बेटा बिल्कुल बात नहीं, आप सिम्बायोसिस के नाम से भी पुकारेंगे। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। आज टोटल म्यूचुअलिज्म के आज टोटल म्यूचुअलिज्म के 6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये जो भी 6 एग्जाम्पल होंगे उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। पहली कैटेगरी के 3 एग्जाम्पल वो होंगे जहां पर ए और बी के बीच म्यूचुअलिज्म है। वो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ इस तरह से एसोसिएट होके रह रहे हैं। ए और बी लाइफ टाइम इसी तरह से एसोसिएट रहेंगे। दूसरे 3 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जहां ए और बी ऐसे रह लो, लेकिन एरिया एक होगा। एक एरिया में है, ऐसे रह लो, लेकिन एट द टाइम ऑफ म्यूचुअलिज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा। तो पहली कैटेगरी के 3 एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है, और वो है टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा। क्या हो बेटा? कभी ऐसी ज्यादा ठंडा कर देता है। ये कुछ बच्चे जाके करवाते हैं बेटा, वो नहीं करते, उनको क्या मतलब है। बच्चे जाते हैं कि बंद कर दो, कभी ज्यादा कर दो, इसलिए 25 डिग्री सेट करवा दो, उसी पे रखो, कम ज्यादा मत करते रहो। एक जना बोल दो बेटा उनसे, तो उनके बोले 25 डिग्री पे। ऐसे चल तो रहा है वैसे, उधर वाला नहीं चल रहा, पीछे हवा नहीं आ रही है। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। पीछे विंडोज तो नहीं खोली हुई है, ये विंडो बंद कर दो। अरे अभी एसी से भी कूलिंग हो जाएगी बेटा, फिर वो सारी कूलिंग इधर से उधर भाग जाती है। चलेगा बेटा, चलेगा। एसी को 18 पे करवा देना बेटा, कूलिंग जानी चाहिए पीछे तक। अब यहाँ मैं कूलिंग ही चेक करता रहूं कि पढ़ाऊं बेटा? इधर देखो, टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा, यहां म्यूचुअलिज्म है। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि टर्माइट, मान लीजिए ये रही टर्माइट, ये कुछ भी खाए, चाहे ये खाए, चाहे ये खाए, चाहे ये खाए, सेलुलोज तो खाती ही है। सेलुलोज तो खाएगी ही सही, पर खा तो जाती है, पर पचा नहीं पाती। इस बात के लिए इसके इंटेस्टाइन में, इसकी गट में ट्राइकोनिम्फा, जो कि एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है, ट्राइकोनिम्फा इसके इंटेस्टाइन में रह रहा है, जो सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि ये यहाँ सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, और सेलुलेज एंजाइम सिक्रीशन से सेलुलोज डाइजेशन होगा। ऐसा करने से इसे भी फूड मिल जाएगा, और यहाँ साथ में इसका सेलुलोज भी डाइजेस्ट हो जाएगा।
सेलुलोज, ये डाइजेस्ट लिख रहा हूं। दोनों को फायदा, पॉजिटिव पॉजिटिव, बोथ आर बेनिफिटेड, क्योंकि म्यूचुअलिज्म के अंदर आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है। चलो एक काम करते हैं, ट्राइकोनिम्फा को यहां से हटा के देखते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस तभी पता लगेगा जब ये यहां से, जब हमने ट्राइकोनिम्फा को यहां से हटाया, ये सेलुलोज खाएगी, पचा नहीं पाएगी, सेलुलोज लगातार एक्यूमुलेट हो जाएगी और एक दिन मर जाएगी। अगर ऐसा है तो समझ जाओ बेटा, उसको भी रखने वाला कोई नहीं है। अगर आपने इसको यहां से हटा दिया, कहां रहेगा वो, कौन खाना देगा उसको, वो भी मर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो दोनों साथ हैं तो जिंदा है, अलग कर दिए तो वही रिलेशन म्यूचुअलिज्म है। तो यहां दोनों का साथ होना जरूरी है, ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहां पर एक बार एक बच्चे ने कहा कि ठीक है सर, इस टर्माइट की इंटेस्टाइन में, इसकी गट में ये ट्राइकोनिम्फा रह रहा है, लेकिन जब इस टर्माइट के नए बच्चे आएंगे तो उनमें कैसे जाएगा? बेटा, टर्माइट की इंटेस्टाइन गट में अगर ट्राइकोनिम्फा रहता है तो वहीं पर अपने एग और स्पोर ले करता है। जब टर्माइट कुछ एक्सक्रीट करती है तो उसके साथ वो एग और स्पोर भी निकल के बाहर आते हैं। टर्माइट के नए बच्चे अपनी मम्मी का एक्सक्रीशन खाते हैं। ये उस टाइम का स्पेशल एक्सक्रीशन है जिसमें पचाया सेलुलोज है, क्योंकि अभी उनके पास में पचाने की क्षमता नहीं है। और जब वो एग और स्पोर बच्चे खा जाएंगे ट्राइकोनिम्फा वाले, तो अब दोनों साथ साथ बड़े होंगे, टर्माइट का बच्चा और ट्राइकोनिम्फा का बच्चा। दोनों जब बड़े हो गए तो कोई दिक्कत नहीं रहे, अब तो कुछ भी खाओ क्योंकि पचाने वाला आ चुका है। जब तक पचाने वाला नहीं था तब तक पचाया सेलुलोज उनको खिलाया जा रहा था। ठीक बात। एक बार एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि सर, जब इससे सेलुलोज पचती नहीं है तो खाती क्यों है? बात तो सही है, कोई चीज पचे नहीं तो खाओ क्यों, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। जिस दिन टर्माइट ने सेलुलोज खाना बंद कर दिया, उस दिन ट्राइकोनिम्फा नाम की स्पीसीज के अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। जब जरूरत ही नहीं है तो कौन रखेगा उसे, और जबरदस्ती रहेगा तो पैरासाइट कहलाएगा। कोई भी बालक और बालिका, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये मत सोचना कि एवोल्यूशन की सीक्वेंस में इसने सेलुलोज के अलावा कुछ और खाना क्यों नहीं शुरू किया। मैंने मना नहीं किया है टर्माइट से, तू कुछ और खाना सीखे ना। हम मना कर रहे हैं क्या? सीख। जिस दिन तुम सेलुलोज के अलावा कुछ और खाने लग जाओगी, हम तुम्हें यहाँ पढ़ना बंद कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अभी तो वही पढ़ेंगे ना जो हो रहा है। इसलिए आप इस तरह का दिमाग मत लगाना कि ऐसा क्यों नहीं सीखी, क्यों नहीं करा। कर लेती है, मना कर रहे हैं क्या? करें ना। लेकिन यहाँ अभी तो जो हो रहा है उसके हिसाब से ही तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये ट्राइकोनिम्फा, टर्माइट, ये दोनों म्यूचुअलिज्म के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बेटा, और वो है यहाँ पर माइकोराइजा। माइकोराइजा सब बच्चे जानते हैं कि यहां पर फंजाई और हायर प्लांट रूट का ही रिलेशन है। फंजाई और हायर प्लांट रूट, यहां पर फंजाई का काम है प्रोटेक्शन, है कि नहीं? कैसे? रूट की सरफेस को कवर करके डिजीज कॉजिंग पैथोजन से बचा के रखती है, और साथ के साथ मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन। और हायर प्लांट, खाना दो। दोनों के बीच इसी तरह का रिलेशन, तुम मुझे मिनरल दो, मैं तुम्हें फूड दूंगा।
यही है बेटा। क्या हायर प्लांट अपने मिनरल खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो एसेंशियल मिनरल खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसके लिए फंजाई है। अगर आपने यहां से फंजाई को हटा दिया तो प्लांट धीरे धीरे मिनरल डेफिशिएंसी में चला जाएगा और एक दिन, मैंने यहां फंजाई लिखा, क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि फंजाई सेप्रोफाइट और पैरासाइट होती है, लेकिन जो मेंबर माइकोराइजा में आ रहा है उसके पास सेप्रोफाइट और पैरासाइट बनने की कैपेबिलिटी होती, तो आता ही क्यों? अगर इसको भी हम हटा देंगे तो ये भी नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब दोनों का साथ होना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास आ रहा है और वो है लाइकेन। और लाइकेन में भी आप सब बच्चे जानते हैं कि फंजाई और एल्गी का रिलेशन है। फंजाई और एल्गी के रिलेशन में क्या फंगल पार्टनर को हम माइकोबायोन्ट कह दें। बायोन्ट का मतलब लिविंग ही होता है, माइको का मतलब फंजाई से है, और यहाँ वाले को फाइकोबायोन्ट के नाम से पुकारा जाएगा। फाइको मतलब एल्गी के लिए यूज करते हैं बेटा, बायोन्ट लिविंग ही है। फंजाई का काम क्या है रे? यहाँ प्रोटेक्शन लिख दूं क्या? कैसे? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। यहां पर ये रहा थैलस, और इस थैलस में बेटा सबसे ऊपर ये रही फंजाई, ये रही एल्गी, ये रही फंजाई, ये रही फंजाई, और ये रहे राइजोइड। यहां पर फंगस ही राइजोइड बना रही है। बताइए इस थैलस में ज्यादा हिस्सा किसका? तो फिर क्या मैं ऐसा कह दूं कि फंजाई ने एल्गी को शेल्टर दे रखा है, और जो शेल्टर देगा वो प्रोटेक्शन तो देगा ना। यहां पर बेटा साथ के साथ में मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। एल्गी, खाना बनाओ मस्त रहो। फूड फॉर्मेशन, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशन की तरह भी देखा जाता है, जहां एल्गी खाना बनाती और फंजाई खाता है, और जो खाना खा रहा है वो सुरक्षा भी दे रहा है, और साथ के साथ सब्जी भी लाके देनी पड़ रही है, क्योंकि बिना इस सब्जी के खाना नहीं बनता है। समझ पा रहे हैं? जल्दी बताइए, घर किसका? मेरा। यार, आज पता लग गया ना ये फंजाई है। बहुत बढ़िया। तो घर किसका बेटा? क्या? नहीं बेटा, फंजाई का है। एल्गी को तो रहने की जगह दी है, और जिसका घर है ना वो घर का मालिक है, उसे मास्टर कहते हैं बेटा। और जिसे रहने की जगह दी, वो खाना बना के भी खिलाए, उसे स्लेव कहा जाएगा बेटा। लाइकेन में बेटा, लाइकेन में। और अगर ऐसा है तो मास्टर स्लेव इस रिलेशन को आप हेलोटिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। तो जिसका घर है वो मास्टर, और जिसको रहने की जगह दी और जिसे रहने की जगह दी उसने खाना बना के भी खिलाया, तो ये स्लेव जैसा बिहेव हो रहा है। और इस तरह से मास्टर स्लेव रिलेशन को आप यहाँ पर हेलोटिज्म भी कह रहे हैं। एक बात यहाँ सब बच्चे याद रखें, इस तरह का हेलोटिज्म आप माइक्रोराइजा पे अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा इंडिविजुअल रह रहा है। ये तो दोनों लगभग बराबर के हैं, दोनों थैलोफाइटा हैं, फंजाई एल्गी, उसमें से जो डोमिनेंट है उसको मास्टर कहा है। तो इसलिए ये रिलेशन हेलोटिज्म टर्म आप सिर्फ कहां अप्लाई करेंगे? लाइकेन। तीन एग्जांपल अभी आप बच्चों के सामने हो चुके हैं, एक तो टर्माइट ट्राइकोनिम्फा, माइकोराइजा, लाइकेन। क्या तीनों एग्जांपल में आपको ये वाला ए भी समझ में आ रहा है? लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ ही दोनों इंडिविजुअल रह रहे हैं, तो ये वाला ए भी आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और अब इस वाले ए बी पे चर्चा करेंगे। इस वाले पत्ते को नोट कर लिया था पहले? आगे बढ़ जाऊं? चलिए यहां पर तुरंत चिप लो बेटा। सब बच्चे नोट कर लो जल्दी से। थैलस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बेटा।
अगर आप उनकी सेक्शन कटिंग लेंगे ना तो पहले फंगस दिखेगी, फिर एल्गी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल, फिग ट्री एंड वास्प। आप सब बच्चे जानते हैं कि फिग अंजीर को कहते हैं और वास्प ततैया को कहते हैं, जिससे राजस्थान हरियाणा में तो टाटिया कहते हैं, बिहार वाले बिरनी कहते हैं, बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो वास्प कहो। तो बेटा यहां पर फिग और वास्प का रिलेशन है, आओ इसको समझते हैं हम, बस ध्यान से बोर्ड पे। आज बेटा हम म्यूचुअलिज्म में प्लांट और इंसेक्ट के रिलेशन की बातें कर रहे हैं। जब प्लांट और इंसेक्ट के रिलेशन को हमने देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि इंसेक्ट प्लांट के लिए बहुत कुछ करता है। अरे इंसेक्ट प्लांट का पॉलिनेशन करवाता है, उसका सीड डिस्पर्जल करवाता है, बदले में चाहता है कि उसे कुछ रिवार्ड, कुछ फीस मिलना चाहिए। तो प्लांट भी पीछे नहीं है। आओ इंसेक्ट, पॉलिनेशन के लिए आए हो तो तुम्हें यहां थैलेमस में बना हुआ नेक्टर, शुगर सॉल्यूशन दिया जाएगा। अच्छा, पॉलिनेशन के लिए आए हो तो कुछ पॉलन ग्रेन्स खा जाओ और कुछ अपनी बॉडी पे चिपका लो, जो बॉडी पे चिपक गए वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। अगर सीड डिस्पर्जल के लिए आए हो तो तुम्हें फ्रूट जूस मिलेगा। सुन के अच्छा लगा, किसी ने किसी के लिए कुछ किया तो बदले में उसे कुछ मिला। लेकिन हर इंसेक्ट इतना भला नहीं होता। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, बेटा भावुक नहीं होना, आराम से सुनते रहो। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, आराम से आराम से, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर की तरफ आते हैं और थैलेमस की तरफ तो जाते भी नहीं, ओ सॉरी, एंथर की तरफ तो जाते भी नहीं, सीधा अटैक थैलेमस पे करते हैं। और अगर ऐसा है तो नेक्टर चुराया और निकल लिए, पॉलिनेशन तो किया ही नहीं। ये धोखा हो गया। अरे नेक्टर तो उस समय के लिए तैयार हुआ था कि कोई आएगा, पॉलिनेशन करेगा तो बदले में उसे ऑफर करेंगे। लेकिन यहां तो कोई ऐसा आया जो कि नेक्टर भी ले गया और पॉलिनेशन भी करके नहीं गया। अब दोबारा नेक्टर बनाना पड़ेगा। नेक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब तक तो पॉलिनेशन का सीजन ही निकल जाएगा। तो ये तो धोखा ही है। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वही इंसेक्ट पास आए जो 100% पॉलिनेशन की गारंटी दे। इस बात के लिए प्लांट नया एवोल्यूशन कर रहा है। प्लांट ने एवोल्यूशन करना शुरू किया ताकि वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इंसेक्ट भी उसकी तरफ क्यों आए, उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए। अरे इंसेक्ट उसी की तरफ आना चाहता है क्योंकि उसका भी कोई ना कोई फायदा है। तो प्लांट नया एवोल्यूशन कर रहा है तो इंसेक्ट भी नया एवोल्यूशन कर रहा है। प्लांट बदला, इंसेक्ट बदला, दोनों बदले, क्या इसे को एवोल्यूशन कहूंगा? तो फिर बताओ, क्या हर प्लांट इंसेक्ट रिलेशन म्यूचुअलिज्म है? म्यूचुअलिज्म वही है जहां को एवोल्यूशन है। याद रखना, को एवोल्यूशन आएगा तभी म्यूचुअलिज्म डेवलप होगा। एनसीईआरटी भी अपने शब्दों में लिख रही है, को एवोल्यूशन सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स। को एवोल्यूशन धोखेबाजों से बचाने का तरीका है। यहां वही पास आता है जो कि 100% पॉलिनेशन की गारंटी दे। हर कोई नहीं आता, क्योंकि हर कोई आते हैं तो उसमें तो धोखेबाज भी आते हैं।
अगर ऐसा है तो पॉलिनेशन को 100% पॉलिनेशन की गारंटी के लिए को एवोल्यूशन हो रहा है। तो को एवोल्यूशन में क्या क्या हो गया, आओ समझते हैं, थोड़ा इस बारे में हम जानते हैं। बेटा हट जाओ, चलो देखो इधर। सबसे पहले मुझे बताओ, फिग का इन्फ्लोरेसेंस बनता है, क्या नाम होता है? हाइपेंथोडियम। नहीं पढ़ा क्या? अच्छा अच्छा, भूली नहीं, बस याद नहीं आया, मैं समझ गया बेटा। ऐसा एक कप शेप होता है, 3 तरह के फ्लावर होते हैं उसमें। सबसे ऊपर की तरफ, नहीं बेटा, मेल फ्लावर होते हैं। बीच में स्टेराइल होते हैं। सबसे नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर होते हैं। ऐसा ही होता है क्या? ये देखो बेटा, इसी तरह का इन्फ्लोरेसेंस यहां पर बन रहा है। आओ, वास्प, ये फीमेल वास्प है बेटा। सबसे पहला कोएवोल्यूशन का प्रूफ, इसने अपने इन्फ्लोरेसेंस का कलर ऐसा बना लिया जो अट्रैक्ट करता है तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ वास्प को, कोएवोल्यूशन है। इसने अपने इन्फ्लोरेसेंस का फ्रेग्रेंस ऐसा बना लिया जो कि भाता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ वास्प को, कोएवोल्यूशन। इसको भी इधर ही आना है, क्योंकि इसे भी एक सुरक्षित जगह की तलाश है जिसे ये अपनी ओवी पोजीशन साइट बनाना चाहती है। ओवी पोजीशन साइट का मतलब होता है एग लेइंग साइट। इसके माउथ पार्ट्स, इसका बॉडी शेप इस हिसाब से डेवलप हो रहा है कि इस ऑस्टियोल, इस माउथ को ऑस्टियोल कहते हैं, इस ऑस्टियोल से निकल के चली जाए। ये भी तो कोएवोल्यूशन है। फीमेल वास्प इस तरफ आती है और इस ऑस्टियोल से होती हुई अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन जाते टाइम पर थोड़ा इसे फोर्स करके अंदर इस ऑस्टियोल में मूवमेंट करनी होती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब ये वास्प इसके अंदर जाती है तो इसके विंग्स टूट जाते हैं, पंख टूट चुके हैं। अब ये वास्प अंदर पहुंच गई और अंदर जाकर अंडे देने की जगह सर्च कर रही है। इसी सर्चिंग टाइम में धीरे धीरे यहां पर पॉलन ग्रेन्स को वो बिखेर देती है, पॉलन ग्रेन्स को बिखेर देती है। ये देखो, फीमेल फ्लावर के ऊपर बनाया मैंने पॉलन ग्रेन, और साथ के साथ पर यहां अपने अंडे भी दे देती है। ये इसके एग। वापस उड़ने का प्रयास करती है, नहीं उड़ पाती, वहीं मर जाती है। कोई बात नहीं, फिग उसे अपने लिए डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन अंडे डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर स्पेशल कवरिंग है। ये भी कोएवोल्यूशन है। यहां तक के इवेंट समझ में आ रहे हैं? अब आराम से, फीमेल फ्लावर पॉलिनेट हो चुके हैं, अंडे भी आ चुके हैं। अब समय साथ साथ बीत रहा है। इधर फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है, इधर अंडों का डेवलपमेंट हो रहा है। एग्री? जब तक फीमेल फ्लावर कन्वर्ट होके सीड में जाते हैं तब तक यहां अंडों से लार्वा बाहर आ जाते हैं। फीमेल फ्लावर कन्वर्ट होके सीड में जाते हैं तब तक अंडों से लार्वा बाहर आ जाते हैं। ये लार्वा उसी के सीड को खाकर अपना मेटामॉर्फोसिस या डेवलपमेंट कर रहे हैं। ईट सीड्स ऑफ फिग फ्रूट, उसी को खाकर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और बेटा यहां एडल्ट बन रहे हैं। ऐसा कहने पर कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में है कि फीमेल मर गई, मदर फीमेल, जो वास्प, फीमेल मर गई, नुकसान। अरे बेटा, 500 नए आ रहे हैं, एक मर जाओ, 499 का एब्सोल्यूट फायदा चल रहा है। आप इंडिविजुअल इंटरेक्शन पढ़ रहे हो कि स्पीसीज इंटरेक्शन? तो स्पीसीज का तो फायदा ही है। ठीक बात।
दूसरा बच्चे कहेंगे सर सीड खा गए, सीड नुकसान, 1000 नए बने हैं सीड, खा जाओ 200 सीड, 800 का तो फायदा है, बने भी तो उसकी वजह से ही है। कभी कभार फीमेल वास्प चालाकी कर जाए कि मैं तो नहीं करूं पॉलिनेशन, मत कर, तेरे भी बच्चे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं करेगी तो सीड नहीं बनेंगे, लार्वा क्या खाएंगे, कैसे बड़े होंगे, उसको पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। दोनों की जनरेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिग की जनरेशन वास्प की वजह से आ रही है, वास्प की जनरेशन फिग की वजह से आ रही है, दोनों का एक दूसरे से सर्वाइवल है। ठीक बात, पूछो, आप आएगा भी लास्ट में। यहां पर बेटा समझ जाइए, दोनों की जनरेशन एक दूसरे से ही आगे की तरफ कैरी होगी। अगर वो पॉलिनेशन नहीं करेगी तो उसके भी बच्चे बड़े नहीं होंगे। यहां एक बात और समझने वाली है, जरा सोच के देखो, वास्प को इस लेवल का प्रोटेक्शन, इस लेवल का पेरेंटल केयर क्या कोई और दे सकता था? बाहर वाले प्रेडेटर को तो इतना पता है कि फीमेल वास्प अंदर गई है, अंदर क्या हुआ किसी प्रेडेटर को कुछ नहीं पता। अरे वास्प के बच्चों को फिग ने खिला पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है और बाहर भेजने की तैयारी है। इस लेवल का प्रोटेक्शन, इस लेवल का पेरेंटल केयर और कोई उसे प्रोवाइड नहीं कर सकता। गजब का रिलेशन है दोनों के बीच। फिग और वास्प दोनों म्यूचुअलिज्म में है, बोथ आर बेनिफिटेड बेटा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इधर आखिरी बात ये भी सुनो, वास्प के बच्चे बड़े हो गए अंदर, कोई भी ये मत सोचना अभी कि उनको सांस कैसे आ रहा होगा। लेंटिसेल होते हैं फ्रूट में, लेंटिसेल गैसियस एक्सचेंज के लिए ही रहते हैं, चिंता मत करो। लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं अंदर वास्प के। इस टाइम पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान दो, इस टाइम पर अब मेल फ्लावर, किसके, मेल फ्लावर मैच्योर हो रहे हैं। समझ जाओ रे, फिग में प्रोटोगाइनी होती है, प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है। ये कहना जरूरी है आपसे, वरना आप कहेंगे कि इसके पास खुद के मेल फ्लावर है तो सही, फिर इसको वास्प की क्या जरूरत। दो बातें हैं, पहली बात प्रोटोगाइनी होती है, दूसरी बात सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए, और क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा जब वास्प आएगा। तो अब पॉलन ग्रेन्स यहां से गिर रहे हैं और जो वास्प बड़े हुए हैं उनके ऊपर चिपक रहे हैं। जो एडल्ट वास्प है उसके अंदर आप सब बच्चे देख पाएंगे कि मेल फीमेल दोनों होते हैं। बेटा यहां पर याद रखिएगा, जो वास्प के जो मेल्स होते हैं उनके दो ही काम है, पहला फीमेल को फर्टिलाइज करना और दूसरा इस फ्रूट की दीवारें तोड़ना। जब फ्रूट की दीवारें तोड़ दी जाएगी तो दो फायदे होंगे, एक तो फीमेल वास्प आजाद हो जाएगी और दूसरा इसका सीड भी तो डिस्पर्स हो जाएगा। आखिर तक एक दूसरे से बेनिफिट जुड़ा हुआ है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है दोनों के बीच। क्या इस एग्जाम्पल में हर एक बच्चे को को एवोल्यूशन समझ में आ रहा है? को एवोल्यूशन का मतलब क्या मैं ऐसा लिख दूं कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के लिए बदलना, साथ साथ बदलना भी कह सकते हैं। क्या आपको इस एग्जाम्पल में को एग्जिस्टेंस समझ में आ रहा है? साथ साथ जीना, रुक जाओ बेटा मरेंगे अभी। क्या यहां पर फिग है तो वास्प है, वास्प है तो फिग है, यही तो को एग्जिस्टेंस है। अगर मैं किसी एक को हटा दूं तो क्या दूसरे की जनरेशन आगे बढ़ पाएगी? मर जाएगा। क्या यहाँ पर आप बच्चे को एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है? एक्सटिंक्शन, साथ साथ मरना। तो सीधी बात है बेटा, एक दूसरे के लिए बदलना, साथ साथ जीना,
साथ साथ मरना है तो म्यूचुअलिज्म है। ये तीनों सब बच्चे अपने आप मेंशन कर लेना यहां, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअलिज्म है, जिसमें को एवोल्यूशन, को एक्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन आता है। साथ साथ बदलना, साथ साथ जीना, साथ साथ मरना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअलिज्म है। पहला एग्जाम्पल टर्माइट ट्राइकोनिम्फा, क्या वहां पर कोएवोल्यूशन था? बिना कोएवोल्यूशन के किसी दूसरे के इंटेस्टाइन में उसके एंजाइम से बच के कैसे रह जाएगा? क्या वहां पर कोएक्जिस्टेंस था? क्या कोएक्सटिंक्शन था क्योंकि म्यूचुअलिज्म था। वास्प और क्या, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। क्या करना है और उनको? मर जाओ, और कोई काम नहीं। हाँ, नहीं बेटा, ये मत कहना कि पहली बार कहां से लाया होगा। ये पहली बार तो वही है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया है। हाँ बेटा, ये वाले पोलन ग्रेन ना, ये गिरे तो इसी तरह से किसी और से आई होगी वो, तो वो पोलन ग्रेन लेके आ रही है। हम्म, अभी तो ये इन्फ्लोसेंस है ना, ये तो बाहर से आ रही है ना, कहीं और से। अब कहीं और से आई तो पहले किसी दूसरे की पोलन ग्रेन लेके आ रही है ना। नहीं समझ पा रहे क्या? फिर और अब ये जो जाएंगे वो इसके पोलन ग्रेन लेके जाएंगे किसी दूसरे फिग में, तो क्रॉस ही तो हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पत्ता पलटा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल आ रहा है और वो है यक्का प्लांट एंड प्रोनुबा मॉथ। इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, इसको डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि आप सब बच्चे अभी अभी फिग और वास्प में जो पढ़े हैं वैसा ही यहां पर है। फर्क सिर्फ इतना आ गया कि वहां इन्फोसेंस था, यहां पर एक एक फ्लावर होता है और इस फ्लावर की ओवरी में जाकर इसको एग ले करना है, इसको ये अपनी ओवी पोजीशन साइट बनाता है। वैसे ही एग आते हैं, लार्वा आते हैं, सीड खाते हैं और बड़े होकर बाहर चले जाते हैं। तो यहां वही प्रोसेस चल रहा है जैसा अभी अभी आपने फिग और वास्प में पढ़ा। फर्क क्या है मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां इन्फ्लोसेंस था पूरा, यहां सिंगल सिंगल फ्लावर है। यहाँ ओवरी में जाकर एग ले दिए, एग ले होंगे मतलब एग लेइंग साइट बनाएंगे, फिर एग से लार्वा, सीड खाओ बाहर चले जाओ बड़े होकर। तो यक्का प्रोनुबा ये आपको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में भी बताया जाता है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल आ रहा है और वो है, हटा दूं, नेक्स्ट पेज पे चले, जल्दी बेटा तुरंत नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है
और वो है ऑर्किड एंड बी, या फिर कह दीजिए बम्बल बी। बी तो सब बच्चे जानते ही हैं, बी है, और बम्बल बी भौरा है, भौरा कह दो, भ्रमर कह दो, जानते हैं आप। नहीं काटता, काटता कहाँ है भौरा, ऐसा तो कुछ नहीं। भौरा आपने देखा हो तो ही बोलो बेटा, आपने पता नहीं क्या देखा। चलिए इधर बोर्ड पे, अरे ये विंडो लगा दो बेटा, इनको रिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा। रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो भी लगा दो बेटा, लगा दो, थोड़ी देर अभी हो जाएगी कूलिंग, चिंता मत करो। अब ध्यान से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर डाइवर्ट मत हो बेटा। आप लोगों में से कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो अब ट्रैक से हट रहे हैं। अब वो एसआरजी में जाएंगे, वो सही बात है, वो एसआरजी में ही जा रहे हैं। वो कौन से एसआरजी में जाएंगे देखते हैं। नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर कुछ बातें हम बोलचाल की यहाँ पर बोलते हैं तो आपको समझाने के लिए, उसको इधर उधर मत ले जाया करो। आपका काम पढ़ाई करना है, थोड़ी देर हंसो और आगे बढ़ जाओ यार, इधर उधर नहीं बेटा। आज जिस ऑर्किड की बात आपसे हम कर रहे हैं, ये ऑर्किड नॉर्मल ऑर्किड नहीं है, क्योंकि हर ऑर्किड ऐसा नहीं होता। ये ऑर्किड मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में है, और ऑफ्रिस जीनस का है बेटा। जीनस का नाम लिख रहा हूं, स्पीसीज इसमें बहुत सारी है, ऑफ्रिस जीनस का है। ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्किड जो इंसेक्ट आता है उसे रिवार्ड ऑफर करते हैं, उसे बदले में कुछ देते हैं, लेकिन ये वाली जीनस के ऑर्किड ऐसा नहीं करते। ये कुछ अलग है। क्या अलग है, एग्जाम्पल देखते हैं। इस जीनस के ऑर्किड के जो फ्लावर होते हैं अलग अलग स्पीसीज में, गजब की डाइवर्सिटी होती है। एनसीईआरटी के शब्दों में कहूं तो बेविल्डरिंग डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही सारे अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं अलग अलग स्पीसीज में। उसी में से एक तरह का फ्लावर मैं आपके सामने बना रहा हूं, जिसमें आप सब बच्चे देख पाएंगे कि सारे पेटल्स बिल्कुल एक जैसे ही आपको दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से एक पेटल का शेप अलग आपको दिखेगा। ये बाकी के सारे पेटल्स तो एक जैसे है, लेकिन एक पेटल का शेप, साइज, कलर, मार्किंग बिल्कुल बाकी वाले पेटल से अलग दिख रही है। एक पेटल बिल्कुल आपको अलग ही नजर आ रहा है। ये आप देखो, 5 में से 4 पेटल्स एक जैसे, लेकिन एक पेटल का शेप, साइज, कलर, मार्किंग बिल्कुल अलग। और ये पेटल मैच करता है बी की फीमेल के साथ। ये मैंने यहां पर मेल बी बनाया है जो आपको ऐसे उड़ता हुआ दिख रहा है। मेल बी, ऐसा ही शेप देना पड़ा। इसकी फीमेल के साथ में ये मैच कर रहा है। जब ये मेल बी इस तरफ से निकलेगा तो इसको अपनी फीमेल समझकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एनसीईआरटी के शब्दों में कहूं तो अनकैनी रिजम्बलेंस, अनकैनी मतलब एग्जैक्ट सेम, वैसा ही दिखता है जैसे इसकी फीमेल यहां, और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इस पेटल के साथ आकर कॉपुलेशन भी कर रहा है। लेकिन इस तरह का कॉपुलेशन ट्रू नहीं, स्यूडो कॉपुलेशन कहलाता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स, मेल बी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, और ये यहां से फिर आगे जाकर किसी दूसरे पेटल के साथ भी यही एक्टिविटी करेगा, तो अपने साथ लाए गए पॉलन ग्रेन वहां बिखेर देगा। ऐसा करने से इसने तो अपना बड़ा फायदा करवा लिया,
क्योंकि उसे बुलाकर अपना पॉलिनेशन करवा लिया, और इसका तो फायदा है लेकिन इसके साथ धोखा हो गया, क्योंकि वहां कोई रियल फीमेल नहीं है, उसे धोखे से बुलाया गया। इस तरह का धोखा सेक्सुअल डिसिट कहलाता है। बेटा डिसिट का मतलब ही चिटिंग होता है, उसे धोखे से ही बुलाया जा रहा है। ध्यान से सुन लो, मेल बी के साथ धोखा हुआ है, मेल बी के साथ। ये आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को हम बाहर से पढ़ रहे हैं, मेल बी को नहीं पता। अगर मेल बी को ऐसा पता होता तो वो एक बार आए, दो बार आए, कभी तो समझ में आएगा, आना छोड़ देगा। तो इस तरह का पता उसे नहीं है, क्योंकि चल के पेटल नहीं जा रहा, चल के तो वही, मतलब उड़ के तो वही आ रहा है। इसका मतलब उसे इस तरह के धोखे का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम्पल को हम बाहर से पढ़ रहे हैं तो हमें तो समझ में आया कि यहाँ सेक्सुअल डिसिट हो रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखो, यहाँ स्यूडो कॉपुलेशन है, सेक्सुअल डिसिट है, फिर भी इसकी मूवमेंट बार बार इधर क्यों हो रही है, इसके चक्कर में आप ज्यादा मत पड़ो। सिंपल कह दो कि इसको इस तरफ जाने से कुछ ना कुछ फायदा तो है, और वो फायदा सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव यही आपको कहना पड़ेगा, बोथ आर बेनिफिटेड है, क्योंकि चल के पेटल नहीं जाता, उड़ के तो बार बार यही आ रहा है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में आपको ये बात देखने को मिली। लेकिन अब नेक्स्ट ध्यान दो, समय के साथ ऐसा देखने को मिला कि बी की जो रियल फीमेल है ना, वो बदल गई, कलर में, मार्किंग में, वो शेप में कुछ बदल रही है। तो पेटल कहां कम है, वो भी बदल के उसके जैसा हो गया, वो बदली तो ये भी बदला, को एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है कि सर वो बदल गई, इस बात का पता पेटल को कैसे लगा? पता लगता है क्योंकि मेल बी ने आना कम कर दिया। जब उसके फीमेल के जैसा वो दिखता ही नहीं है तो उस तरफ मूवमेंट नहीं होती, पॉलिनेशन सक्सेस रिड्यूस हो गई। और अगर ऐसा है तो उसे पता तो लगता है। फिर आप कहेंगे कि सर ठीक है पता भी लग गया, लेकिन एग्जैक्ट उसके जैसा, अरे बेटा इसको समझाना मुश्किल ही नहीं, बस कहो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। ये नेचुरल सिलेक्शन में ही देखने को मिला कि ये बदल के एग्जैक्ट उसके जैसा ही हो रहा है। लेकिन क्या इस एग्जाम्पल में आपको को एवोल्यूशन समझ में आ रहा है? ठीक, यहां पर स्यूडो कॉपुलेशन हुआ, यहां पर सेक्सुअल डिसिट हुआ, यहां पर को एवोल्यूशन भी हो रहा है, ये भी बदल के, पैटर्न भी बदल के उसके जैसा ही बन रहा है। ठीक, अब ध्यान दो, इधर बोर्ड पे देखो, हम मानते हैं कि इसको हटाने से ये मर जाएगा, क्या मैं सही हूं? इसको हटाने से ये मर जाएगा, लेकिन इसको हटाने से ये नहीं मरता। फायदा है उसका, लेकिन इतना भी नहीं कि मर ही जाओ। समझ जाइए, को एवोल्यूशन यहां है, लेकिन इस एग्जाम्पल में को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन इसके लिए वो जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये हो ही सही ऐसा जरूरी कोएग्जिस्टेंस को एक्सटिंक्शन नहीं है। ये प्रॉपर म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, इसे आप म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन कहते हैं। अब आप बच्चे कहेंगे कि सर एक्सेप्शन क्यों कहते हो, कॉमेंसलिज्म कह दो। बेटा मैं कह देता कॉमेंसलिज्म तो इसको यहां पॉजिटिव और जीरो करना पड़ेगा, जीरो है तो आना छोड़ देगा, जब कोई फायदा ही नहीं तो क्यों आओ। फिर आप कहेंगे कि ठीक है भाई, कॉमेंसलिज्म नहीं प्रोटो कॉपरेशन कह दो। अरे कह देता रे बेटा मैं प्रोटो कॉपरेशन, अगर इसके इसके बिना ये मर जाता, और इसके बिना ये, मतलब यहां पर प्रोटो कॉपरेशन में इसके बिना ये तो मर जाएगा ना। क्या प्रोटो कॉपरेशन में कोई किसी के बिना मरता है? नहीं, तो इसको प्रोटो कॉपरेशन भी नहीं कह सकते।
अगर ऐसा है तो ना कॉमेंसलिज्म ना प्रोटोकॉपरेशन है तो म्यूचुअलिज्म, लेकिन एक्सेप्शन प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअलिज्म की तीनों कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा, जिसके अंदर हमने अभी अभी कहा था कि कोएवोल्यूशन, कोएग्जिस्टेंस, कोएक्सटिंक्शन होना चाहिए। तो यहां पर ये एग्जांपल आपको उसी हिसाब से देखना है। क्या आपको इसके अंदर, क्या यहां इस एग्जाम्पल के अंदर आप बच्चों को ये ऑब्जर्व हो रहा है कि यहां पर मिमिकरी हो रही है? मिमिकरी और कैमोफ्लेज दो शब्द आते हैं, किसे कहते हैं मिमिकरी और किसे कहते हैं कैमोफ्लेज? कैमोफ्लेज क्या होता है? बहुत बढ़िया, सराउंडिंग का कलर ले लेना, कलर, सिर्फ कलर। अगर सराउंडिंग का कलर ले लिया जाए तो उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। जैसे मेरे पीछे अगर व्हाइट बैकग्राउंड है, मैं पूरा व्हाइट हो जाऊं, मैंने शेप साइज नहीं बदला, सिर्फ कलर, तो उसको हम कैमोफ्लेज। मेरे पीछे कोई लिविंग भी हो सकता है, मैं उसका कलर ले लूं, कोई नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसका कलर ले लूं, वो कैमोफ्लेज है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे लिविंग 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 को शेप साइज कलर में कॉपी किया है तो वो क्या है बेटा? मिमिक्री। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मिमिक्री में जो मिमिक्री करता है उसे मिमिक कहते हैं, और जिसकी करता है उसे मॉडल कहते हैं। क्या अपने एग्जाम्पल में पेटल मिमिक है और बी की फीमेल मॉडल है? बी की फीमेल मॉडल है। किसी दूसरे लिविंग का शेप साइज कलर सब कुछ कॉपी कर लेना। वो वहां एवोल्यूशन में क्या एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल उसकी फीमेल के जैसा ही दिखता है। तो ये टोटल 6 एग्जाम्पल हो चुके हैं म्यूचुअलिज्म, और अब आगे बढ़ते हैं कॉमनसलिज्म की तरफ। यहां पर आप सब बच्चों ने ये टोटल 6 एग्जाम्पल देख लिए हैं। पहला एग्जाम्पल बोलेंगे आप, टर्माइट ट्राइकोनिम्फा। दूसरा एग्जाम्पल, और लाइकेन तीसरा एग्जाम्पल। फोर्थ क्या पढ़ा? 5 क्या पढ़ा? और 6 क्या पढ़ा? तो आप सब बच्चे आप देख पा रहे हैं कि आज आपके एनसीईआरटी के बत्ता 237 238 पर म्यूचुअलिज्म दिया गया है। आपको बत्ता 237 238 पर म्यूचुअलिज्म गिवन है, वहां से आज आपको रीड करना है म्यूचुअलिज्म। अब आगे बढ़ते हैं कॉमेंसलिज्म की तरफ। दूसरा रिलेशन आ चुका है, पॉजिटिव जीरो टाइप का रिलेशन है। एक का फायदा, एक का ना फायदा ना नुकसान, जीरो है। चलिए पहला एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं बच्चों तुरंत। और पहला एग्जांपल क्या पढ़ रहे हैं हम? लाइनास, जिसे आप क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंबर है एक प्रकार के, लेकिन ये नॉर्मल क्लाइंबर नहीं है। ये किस प्रकार के क्लाइंबर है? हाँ, ये सॉलिड क्लाइंबर है। जो नॉर्मल क्लाइंबर है उनका स्टेम वीक होता है। वीक स्टेम, आपने जैसे लौकी की बेल देखी होगी, लौकी तुरई की बेल, वो वीक स्टेम वाले होते हैं, वो वीक है। लेकिन ये वीक वाले नहीं है, ये सॉलिड स्टेम रखते हैं। और इन्हें आप यहाँ वाइन्स के नाम से भी पुकारते हैं। वी से है बेटा। तो ये ठीक। सबसे पहली बात, इनका मिलना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम सुनते ही सब बच्चे समझ गए कि डेंस फॉरेस्ट है। नीचे की तरफ लाइट, कहाँ नहीं, कौन कहता है कहाँ? नीचे की तरफ लाइट,
जिन्हें ज्यादा लाइट चाहिए ना, कह देना उनसे, या तो चुप हो जाओ, या तो बड़े होकर ट्री बन जाओ। नहीं बन सकते, जाओ किसी का सहारा लेकर ऊपर जाओ। ये वो सहारे वाले एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हैं भाई? जिन्हें ज्यादा लाइट चाहिए उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ट्री बन जा, नहीं बन सकता, जा किसी का सहारा लेकर ऊपर जा। तो ये वो सहारे वाले एग्जाम्पल है। और यहाँ बड़े ट्री का सहारा या सपोर्ट लिया जा रहा है। ये रहा बड़ा ट्री जिसका सपोर्ट या सहारा लिया जाएगा। उग जाओ ट्री, उग गया। और अब इसका सहारा लेकर जाओ, चले जाओ। इस तरह से ये क्लाइंब कर जाएगा, ऐसे ऐसे। और बेटा यहां पर लियानास के कलर से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। ग्रीन बनाया है मैंने। पहली बात, सब बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां इसका रूट सिस्टम डेवलप है। आता है इसे अपना मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करना, इसका रूट सिस्टम डेवलप होता है, रूट सिस्टम डेवलप है। यहां साथ के साथ इसका लीफ और क्लोरोफिल भी डेवलप्ड है बेटा। आता है इसे अपना खाना बनाना। तो बड़े ट्री का लिया तो बस क्या सहारा, क्या इस सहारे से बड़े ट्री को कोई नुकसान? कोई नुकसान फायदा नहीं। अगर ऐसा है तो ये रहा यहां पर जीरो, ये रहा यहां पॉजिटिव, क्योंकि इसे ऊपर जाने से क्या मिल जाती है? लाइट। और लाइट अगर फायदा है तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव जीरो। ये रिलेशन यहां कॉमेंसलिज्म बन रहा है। ठीक बात बेटा? आपको डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि इसने ऊपर जाते हुए बड़े ट्री को जकड़ रखा है ना? हाँ, ये तो मुझे उसको ऊपर क्लाइंब करते हुए हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। दूसरी बात, अगर ऊपर जाने से बड़े ट्री की 150 पत्तियां टूट भी जाए तो ये बड़े ट्री के लिए कोई काउंटेबल नुकसान नहीं है। 150 पत्तियां तो तेज हवा में टूट जाती है। क्या 150 पत्ती टूट जाने से बड़ा ट्री कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा? नहीं रे बेटा, तो वो कोई काउंटेबल नुकसान नहीं है। तो ये जीरो, ये पॉजिटिव रिलेशन क्या है? कॉमन सेंस। ठीक, लिखना बंद कर दो, बोर्ड पे देखिए। हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना साथ साथ, हो सकता है कि बहुत 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 पहले कभी जो आज सिर्फ सहारा ले रहा है वो फूड मिनरल वाटर भी लेता हो। ये रिलेशन पैरासिटिज्म का रहा हो। लेकिन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में होस्ट और पैरासाइट दोनों इवॉल्व हुए। होस्ट चाहता था कि पैरासाइट को मैं ये चीजें फूड मिनरल वाटर नहीं दूं। बहुत मुश्किल से खाना बनता है, मिनरल वाटर आता है किसी को मुफ्त में क्यों दें? पैरासाइट भी होशियार निकले। जो मैकेनिज्म, जो केमिकल्स होस्ट पैरासाइट को हटाने के लिए बना रहा है, उसको काउंटरैक्ट करने वाले केमिकल पैरासाइट भी इवॉल्व कर रहा है। अगर पैरासाइट ने होस्ट की मैकेनिज्म को काउंटरैक्ट कर दिया तो वो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनेंगे। होस्ट और पैरासाइट के रिलेशन में होस्ट चाहता है कि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटाए। इसके लिए वो कुछ केमिकल, कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व कर रहा है। लेकिन पैरासाइट भी होशियार निकले, उन्होंने इसकी मैकेनिज्म को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है। लेकिन जहां होस्ट को कामयाबी मिल गई कि वो पैरासाइट को अपने ऊपर से हटा दे, तो कह देना पैरासाइट से, अगर उसे रहना है तो जो उधर से मिल रहा था खुद बनाना सीख। अगर पैरासाइट खुद बनाना सीख गया
तो रहता तो आज भी साथ है, लेकिन हार्मलेस पैरासाइट बनके। शब्द बोलना, दोबारा बोलना, केवल पैरासाइट मत कह देना। केवल पैरासाइट कह दोगे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा पैरासाइट ही किस काम का जो नुकसान ना करे। कहना है तो क्या कहना, ऐसे हार्मलेस पैरासाइट आज की तारीख में क्या कहलाते हैं। कॉमेंसलिज्म कहां से इवॉल्व हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है। कॉमेंसलिज्म हार्मलेस पैरासाइट बेटा, एक तरह से ये पैरासिटिज्म से ही इवॉल्व हुआ रिलेशन है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 236 पहुंचेंगे सब बच्चे। फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रही है, अभी पढ़ेंगे हम उसे, लेकिन उसके पहले वही क्वेश्चन मैं आप बच्चों से पूछ लेता हूं। पहला क्वेश्चन, क्या आपने कोई ऐसा पैरासाइट देखा है जो अपने, कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट है जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना रह जाए? हो ही नहीं सकता। पैरासाइट, मैंने कहा ना, वो पैरासाइट ही किस काम का जो नुकसान ना पहुंचाए। और आइडियल पैरासाइट वो तो नुकसान करके ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हार्मलेस पैरासाइट बने हो? हुआ है, लेकिन वो रिलेशन आज पैरासिटिज्म नहीं है, कॉमेंसलिज्म है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो आप देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी पूछ रही है, डू यू बिलीव that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? No. तो इसका आंसर क्या करना है? No. Then why didn't natural selection lead to the such totally harmless parasite? तो इसका आंसर क्या देंगे? हुआ है, लेकिन वो रिलेशन क्या है? कॉमेंसलिज्म है। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सब बच्चों को आने चाहिए। तो लियानास किस तरह के प्लांट का ग्रुप है जो एक तरह के सॉलिड क्लाइंबर है और किस तरह से पॉजिटिव जीरो रिलेशन बन रहा है, सबको क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल तो दे ही दो। यहाँ पर बहुनिया, बाहुनिया कह दो, बहु कह दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर नेटम भी आप लिख सकते हो, नेटम उला। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नेटम जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म देखते हैं कितने बच्चों को याद है, मैं बोल रहा हूं, जिम्नोस्पर्म ऐसा ग्रुप है जो ट्री ही बनाता है, ट्री ही बनाता है, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे फेड्रा श्रब है और नेटमुला लियाना से, ऐसे एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के ट्री ही बनाता है। अगर कभी आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिल जाए तो भी सही मानना कि जिम्नोस्पर्म एक्सक्लूसिवली ट्री ग्रुप है, तो बिल्कुल इसको सही मानना है आपको। एक आध एक्सेप्शन है, जैसे मैंने फेड्रा आपको बताया और नेटमुला, बाकी तो ट्री ही मिलते हैं वहां। ठीक बात। अगले पत्ते पे चलते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, और वो है एपीफाइट। जल्दी। एपी मीन्स ऊपर, फाइट मीन्स प्लांट, प्लांट के ऊपर ही प्लांट ग्रो कर रहा है। यहां इसका मिलना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, और इसके लिए मैं सीधा एग्जांपल आपको पहले ही लिख देता हूं, ऑर्किड। ठीक बात। इधर इधर
नीचे रहा ऑर्किड का होस्ट। यहां एनसीईआरटी कह रही है कि बड़ा ट्री मैंगो है, हमने भी कह दिया है, और इसके ऊपर इसकी ब्रांच पर ऐसे झूल जाता है ऑर्किड। आ जाओ ऑर्किड, ठीक बात। इस तरह से ऑर्किड यहां ग्रो कर गया। क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि ऑर्किड के पास हैंगिंग रूट होती है? इन हैंगिंग रूट में स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनका नाम वेलम है। क्या होते हैं वेलामेन? क्या मैंने आपसे पूछा क्या करते हैं वेलामेन? मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है वेलामेन, जिनका काम है एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। क्या मैं इसे लिख दूं? एनवायरमेंटल, ENV टल, एनवायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। यहां इसको उस तरह से इसकी ब्रांच पे आ जाने से, ऊपर आने से लाइट मिल जाती है और मॉइस्चर भी मिल जाता है। रेन फॉरेस्ट है, नमी बहुत है एनवायरमेंट में, मॉइस्ट एनवायरमेंट है। इसकी लीफ और क्लोरोफिल डेवलप है, खाना बनाना आता है इसे। लाइट मॉइस्चर मिल गई, फायदा क्या इसके इस तरह से आ जाने से बड़े ट्री को कोई नुकसान? हाँ, 150 पत्ती टूट जाए तो टूट जाओ, कोई बात नहीं, काउंटेबल नुकसान नहीं। तो इस तरह से पॉजिटिव जीरो रिलेशन वही बन रहा है बेटा। कॉमेंसलिज्म। अच्छा एक बात बताओ रे बेटा, लाइट से फूड बना लिया, मॉइस्चर से पानी भी मिल गया, मिनरल कहां से आएगा? प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर तो नुकसान कर देगा। वेलामेन नहीं, उस एरिया में धूल नहीं उड़ती बेटा। होस्ट प्लांट का बार्क मटेरियल, मैंगो का बार्क मटेरियल एज ए मिनरल यूज करेगा, और किसी का एक्सक्रीशन यूज करना उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ठीक बात। रेजिन, टैनिन, गम जो भी है उसे एज ए मिनरल यूज किया जा रहा है, और वो उसको एक तरह से नुकसान नहीं है, क्योंकि एक्सक्रीशन यूज करना नुकसान कहाँ है। तो ये पॉजिटिव जीरो वही रिलेशन डेवलप हो रहा है। बच्चों ध्यान दो, इधर बोर्ड पे देखना एक बार। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हो तो लियानास में भी एक प्लांट दूसरे प्लांट पर है, यहां भी एक प्लांट दूसरे प्लांट पर है, लेकिन फर्क इतना है कि इसकी रूट जमीन में है फिर ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या कहा? और जो पूरा ही ऊपर झूल रहा है उसे क्या कहा? ये ध्यान रखना। अगर वो रूट को जमीन में रखकर फिर ऐसे क्लाइम करेगा तो क्लाइंबर होगा, और अगर पूरा ही ऊपर हो जाएगा तो उसे आप वहां पर एपिफाइट कहेंगे। ठीक, ऐसे ग्रो करता है, पास वाले मैंगो की ब्रांच पे झूल जाता है, बीच में से टूट जाता है, एक से दो हो जाता है। या फिर बर्ड्स इसके फ्रूट को खाती है तो सीड उसकी बीक में उलझ जाते हैं, किसी दूसरे पे जाके बैठती है तो उसकी बार्क में उलझ के वहीं पर ग्रो कर जाते हैं। इस तरह से आगे आगे फैलता है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, ये हो गया था। और वो है एपी
जॉन या एपिजॉइक। एपी मीन्स ऊपर, जो एक मीन्स एनिमल मानना। एनिमल के साथ भी रह सकता है और उसके ऊपर अटैच होकर भी रह सकता है, दोनों ही कंडीशन यहां पर आएगी आपके सामने। और इसका पहला एग्जाम्पल आ रहा है बिल्कुल बेटा, शकरफिश और शार्क। यहां पर ये रही बड़ी वाली शार्क। आ जाओ शार्क, ऐसे बना दे। अच्छा ठीक है, ये लो। और ये रही छोटी छोटी, ऐसे अटैच हो जाती है इससे शकरफिश। डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है? वो आप डायग्राम का मेकअप आप खुद कर लिया करो, और डायग्राम का मेकअप घर पे बेटा। यहां सिर्फ इतना बना लो जिससे अपन को समझ में आ जाए। इधर इधर इस तरह से जब ये इसके साथ अटैच हो जाती है तो इनको बड़े फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा, मुफ्त का ट्रांसपोर्टेशन। इधर आओ उधर जाओ, नए नए नजारे देखो, आना जाना सब फ्री है। दूसरा, आप सब बच्चे जानते हैं कि शार्क बड़े पैने तीत होते हैं। जब किसी को खाती है तो वो काट के खाती है। अब जिसको खाया ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े पीछे आ रहे हैं, कैच करो कैच करो। मैं इनसे कह रहा हूं बेटा, अगर ऐसा है तो यहां पर क्या मिल गया है? फूड। किसके साथ घूम रही है ये? अपने इलाके की डॉन है, और डॉन के साथ घूमने का फायदा जानते हो ना, छोटे मोटे तो आसपास भी नहीं आते, तो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर बेटा ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, फूड मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। अगर ऐसा हो रहा है तो फायदे ही फायदे, पॉजिटिव। लेकिन इसकी वजह से इसको कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो रिलेशन वही है, कॉमेंसलिज्म। ठीक बात। अब कुछ बातें सुन लो साथ में। पहली बात, ये रही शक्कर। इसका देखना है यहाँ पर, ये माउथ, ये रहा, ये माउथ है, और ये इसके शक्कर से, शक्कर से चिपकी रहती है बेटा। तेरा ये कहना जरूरी है, वरना कुछ बच्चे बाहर आके जरूर पूछेंगे, खाने के लिए मुंह खोलती है तो पीछे नहीं रहती क्या? ठीक बात है। तो ये शक्कर अलग है और इसका माउथ अलग है, इनसे खा लेगी, राइट। दूसरा, ये जो भी मैंने इसके लिए बताया, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, प्रोटेक्शन, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम 100% नहीं, मैक्सिमम मिल रहा है, 100% नहीं। ये कहना भी जरूरी है, वरना कुछ क्वेश्चन और आपके मन में आएंगे घर पर। जैसे पहला, कि सर ये इसको नहीं खाती क्या? अरे इसको तो पता ही नहीं कैसे कोई पीछे लटका हुआ है, पता होता तो क्या ऐसे लटकने देते क्या? दूसरा, फिर आप कहें ठीक है सर इसको नहीं पता, किसी दूसरी शार्क ने देख लिया तो? चलो ठीक है भाई, किसी दूसरी शार्क ने देख लिया, वो इन्हें खाने आ रही है। आप जानते हैं ना कि ये टॉप कार्निवोर का ईगो बहुत बड़ा होता है। मेरे इलाके में पाँव कैसे रखा, मतलब आई कैसे, पाँव तो है नहीं बेटा, समझ रहे ना आप? यहाँ पर क्योंकि इसको तो यही लग रहा है ना कि वो इसके इलाके में आ रही है, इसको क्या पता, इसको क्या पता कि इनको खाने आ रही है। दोनों में भारी लड़ाई हो जाएगी, तुम दोनों आपस में लड़ती रहो, हम निकल लेते हैं। लेकिन जब ये इससे अलग हो जाएंगी तो रास्ते में कोई दूसरा इनको खा सकता है, और रास्ते में कोई दूसरा इनको खा जाए तो कह देना कभी कभार चलता है, होना चाहिए, जरूरी है। थोड़ा बहुत तो खाना जरूरी है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही नहीं खाएंगे तो इनके नंबर कितने हो जाएंगे, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे खतरा आएगा। तो कभी कभार चल, होना चाहिए, जरूरी है बेटा। तो यहाँ पर बच्चे ये सब मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम 100% नहीं, और जो मैक्सिमम है वही तो हम पढ़ेंगे। ठीक बात। दूसरा,
एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ गया और वो भी है इसी से रिलेटेड। बिल्कुल बेटा, और इस वाले रिलेशन में भी यहां आप बच्चे देख पा रहे हैं कि इस वाले रिलेशन में ये रही पायलट। आजो पायलट, चलो। डायग्राम से समझ में आ रहा है कि पीछे पीछे छुप छुप के घूम रही है, और ऐसा करने से पायलट खाना फेच करो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, और साथ के साथ प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा क्योंकि डॉन के साथ है। अगर ऐसा है तो यहां पर फायदा, इसकी वजह से इसे कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। वही पॉजिटिव जीरो रिलेशन हो रहा है। वैसे एक बात है बेटा, जब इस तरह से पीछे पीछे छुप छुप के चलती है तो उसे शार्क के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती होगी, कहाँ स्लो चलना है, कहाँ तेज चलना है, कहाँ यू टर्न। क्योंकि आप तो जानते हैं कि साथ चलना है तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। भावुक नहीं होते बेटा यहाँ पर। लेकिन कभी कभार इस अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत भी हो जाती है। एक दिन की बात है, शार्क भारी स्पीड से जा रही थी, ये भी कहाँ कम है, इन्होंने भी फुल स्पीड ले रखी है, लेकिन अचानक आगे चलते हुए शार्क ने ब्रेक लगा दी है। अब निपटा दी जाएगी, और जिस दिन वो उसे खा जाए रिलेशन प्रीडेटर प्रे का हो जाएगा। लेकिन प्रीडेटर प्रे कभी कभार, मैक्सिमम टाइम तो कॉमेंसलिज्म ही है। तो आप कभी कभार को पढ़ोगे कि मैक्सिमम को? क्योंकि हम पहले, समझ रहे ना बेटा आप? तो ये भी रिलेशन वही कॉमेंसलिज्म का बन रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आया, इकोलाई एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये भी हमारी इंटेस्टाइन में रहकर हमसे रहने की जगह ले रहा है, खाना ले रहा है, प्रोटेक्शन ले रहा है। ओहो, घने फायदे, मतलब कि खूब सारे पॉजिटिव, लेकिन इसको कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। तो पॉजिटिव जीरो रिलेशन वही बन रहा है कॉमन सेंस। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ई कोलाई से हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी तो मिलता है जिससे हमें फायदा, तो इसे तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहना चाहिए। बेटा, ई कोलाई की तरफ से सिक्रीट होने वाला विटामिन बहुत 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 कम है। आज कह देना ई कोलाई से विटामिन सिक्रीट करना बंद कर दे, हम मर नहीं जाएंगे। हम तो हमारे विटामिन की रिक्वायरमेंट को फूड सप्लीमेंट से पूरा करते हैं। अगर ऐसा है तो उसकी तरफ से होने वाला फायदा काउंटेबल नहीं है। फिर आप कहें कि सर ओहो, खाना ले लिया, फूड ले लिया, नुकसान। अरे वो तो फूड ऐसी जगह से ले रहा है जो ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे हम एक्सक्रीट करेंगे। अगर ऐसा है तो किसी का एक्सक्रीशन यूज करना क्या उसे नुकसान पहुंचाना होगा? तो न इसकी तरफ से होने वाला फायदा काउंटेबल, न नुकसान, हुए ना हम जीरो। तो जीरो पॉजिटिव रिलेशन क्या बनेगा? कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ, क्लॉन फिश, सी एनिमल। यहां पर ये भी कॉमेंसलिज्म। बेटा, ये रहा सी एनिमल पॉइजनस टेंटिकल के साथ, बन जाओ, पॉइजनस टेंटिकल के साथ है। यहां इसके आसपास सराउंडिंग में रहती है छोटी छोटी क्लॉन। सी एनिमोन तो देखा हुआ है ना सबका ऐसे। पॉइजनस टेंटिकल खतरनाक है ना इसके, जिस पर अपने टेंटिकल अप्लाई कर दे वो फाइल बंद।
तो यहाँ ये खतरनाक है और इसके सराउंडिंग में ये क्लॉन फिश रह रही है। बोर्ड पे देख लो भाई एक बार। इनका प्रीडेटर इससे डरता है, इनका प्रीडेटर इससे, और डर से इस तरफ नहीं आता। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके इसमें समझ जाइए कि इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है और इसको कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। पॉजिटिव रिलेशन, वही कॉमेंसलिज्म बन रहा है। एनसीईआरटी एग्जांपल है ये। अब आप कहेंगे कि ये अपने पॉइजनस टेंटिकल इन पे अप्लाई नहीं करता क्या? क्लॉन फिशेस अगर इसकी सराउंडिंग में रह रही है तो उनको ऊपर वाले ने अडेप्टेशन दिया है, म्यूसिलेज की थिक लेयर होती है। म्यूसिलेज की थिक लेयर क्लॉन फिशेस के ऊपर होती है। अगर पॉइजनस टेंटिकल अप्लाई हो भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो इस रिलेशन को भी आप यहाँ पर कॉमेंसलिज्म। एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा प्रीडेटर आ जाए जो सी एनिमोन को भी निपटा दे। कभी कभार होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इनको तो कंट्रोल करना जरूरी है। ये तो छोटी है, आर सेलेक्टेड है, इसलिए कभी कभार इनको तो खाना जरूरी भी है। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो रिलेशन वही रहता है जो कॉमेंसलिज्म आप कह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल टिप्स पे आ जाना चाहिए आपके, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक, और एग्जाम्पल नेक्स्ट। टाइम हो गया बेटा। बार्नेकल एंड वेल, ये आपकी इस रूम के एसी में तो कोई प्रॉब्लम है, इसको आज दिखाया जाएगा। बार्नेकल एंड वेल, ये भी यहां पर रिलेशन उसी तरह का है बेटा। ये रही वेल, ये ज्यादा शार्क लग रही है। अच्छा, बालक अभी बालक ही है। हाँ, बालक अभी छोटू है, हाँ? इस वेल की बैक पर, इसकी पीठ पर चिपक जाते हैं बार्नेकल। ऐसे होता है। ऐसा हो जाने से इनको बड़े फायदे हो जाते हैं। और फायदे क्या क्या है? शेल्टर मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, और ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का सही मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां ट्रांसपोर्टेशन का सही मतलब है न्यू फूड साइट, नई खाने की जगह, न्यू फूड साइट मिल जाती है। क्योंकि जब वेल चलती है और जहां रुकती है, नई खाने की जगह आ गई, जाओ जाओ कूद कूद के खाओ, फिर वापस चिपक जाओ। फिर वेल चली, जहां रुकेगी, फिर नई खाने की जगह आ गई, जाओ जाओ कूद कूद के खाओ। यही होता है बेटा। कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर वापस आने के पहले वेल निकल गई तो। जब पता है ना कि वेल ऐसी है तो ज्यादा दूर क्यों जाते हो? इमीडिएट सराउंडिंग में रह के खाया जाएगा। और जैसे ही थोड़ी हलचल दिखी, वापस चिपक जाओ, और दो चार पीछे रह भी जाए। समझ पा रहे हैं क्या आप? यहाँ यहाँ पर वेल की तरफ से वैसे खाना नहीं मिलेगा जैसे खाना अभी शार्क की तरफ से मिल रहा था। क्योंकि वेल जब खुद कुछ खाती है तो इतना बड़ा मुंह खोलती है कि सब कुछ सिमट के अंदर आ जाता है। उसके लिए क्या बचेगा? यहाँ क्या सब बच्चे जानते हैं कि नॉर्मल वेल, किलर वेल को छोड़ दो, नॉर्मल वेल बाय नेचर हर्बीओर होती है, फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है। और जब ये फाइटोप्लैंक्टन को खा रही है तो साथ के साथ फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले छोटे एनिमल क्या कहलाते हैं? बोर्ड पे देखते रहें। जब फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मुंह खोला तो क्या साथ के साथ में जूप्लैंक्टन भी अंदर आ जाएंगे?
ओहो, खाना चाहती थी, गलती से क्या खा गई? अगर ऐसा है तो वेल को तो वैसे फूड चेन में सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन बेटा ये यहाँ पर गलती से ही सही थर्ड पोजीशन पे चली जाती है, क्योंकि गलती से ही सही इसने जू प्लैंकटन भी तो खाया है ना। अगर खाया है तो फिर आगे की तरफ पोजीशन बढ़ जाएगी, थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये जू प्लैंकटन को खाने की गलती एक आध बार ही करती तो मैं कह देता कभी कभार चलता है। ये तो गलती बार, और जो गलतियां बार बार होती है वो गलती नहीं आदत कहलाती है, और आदतों को कंसिडर करना पड़ेगा बेटा। इधर 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 आखिरी बात सुनेंगे बेटा, आप चले जाओ। जिसको कोई तकलीफ है वो चले जाए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल अब हुआ है तो इसको आधे में छोड़ के भाग जाएंगे क्या? फिर खुद पढ़ लेना। यहाँ वेल जब फाइटो और जू प्लैंकटन दोनों खाती है तो बहुत सारा पानी भी अंदर आता है, लेकिन कब तक इतना पानी पिएगी? ये अपना मुंह बंद करके पानी पानी को वापस फेंकती है। बहुत सुंदर से नजारे बनते हैं, जैसे किसी ने फव्वारे चला दिए हो। पानी हटा के खाती है, कहो छान के खाती है, और जो छान छान के खाता है वो फिल्टर फीडर कहलाता है। इसको आप फिल्टर फीडर के नाम से भी पुकारते हैं। तो वेल फिल्टर फीडर है बेटा, ये ध्यान रखो। बाकी इसकी चर्चा हम फूड चेन में और आगे आपसे करेंगे, ठीक? तो ये कंप्लीट। और अब एक लास्ट एग्जांपल और बचता है, कैटल एग्रीड बर्ड और कैटल। लाला बैठे रहो बेटा। कैटल एग्रीड बर्ड और कैटल, और कैटल का एग्जाम्पल है। कैटल एग्रीड बर्ड बगुला है, आपने नाम सुना होगा। ये विलेज में अक्सर देखने को मिलता है कि जहां कैटल्स ग्रेजिंग करते रहते हैं उनके पीछे पीछे बगुले चलते हैं। ध्यान से, जब वो ग्रास को खींच के खाते हैं तो ग्रास उखड़ जाती है तो मिट्टी भी उखड़ती है। सॉइल में छुपे इंसेक्ट निकल के बाहर आते हैं, उन इंसेक्ट को ये बगुला खाता है। बस एक बात क्लियर कर लो, बगुला कैटल की पीठ पर, उसकी बैक पर बैठ के नहीं खा रहा, पीछे पीछे चल के खा रहा है। क्योंकि बगुले की चोंच में, उसकी बीक में एक क्षमता नहीं है कि वो मिट्टी खोद पाए। अनजाने में ही सही कैटल वो मिट्टी खोद के उसे देता है, और मिट्टी के नीचे के इंसेक्ट निकल के बाहर आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उनको ये खा रहा है, तो इसको तो फूड मिल जाएगा। तो सीधी बात यहां लिख लीजिए कि इसके चलने से, इसके पैरों से, ड्यू टू लोकोमोशन एंड ग्रेजिंग, soil insects come outside, और वो इसके लिए फूड बन जाते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये जीरो। आपने खेतों में हल चलते देखा ना, पीछे पीछे बगुले उड़ते हैं, वहां भी तो वही हो रहा है। सॉइल उखड़ रही है तो उसके इंसेक्ट निकल के बाहर आ रहे हैं, उनको बगुले खा रहे हैं। तो वही काम यहाँ भी है। कैटल एग्रीड बर्ड और कैटल, बच्चों ये बात ध्यान से सुन लो, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसको क्या मिला, इसको क्या नहीं मिला, इसको क्या मिला, इसको क्या नहीं मिला। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इस रिलेशन को क्या कहेंगे, तो कॉमेंसलिज्म आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? मैंगो ऑर्किड एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बाकी लास्ट के जो चार हैं वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं, तो इनको जरूर से आप पढ़ेंगे। क्लॉनफिश सी एनिमोन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बार्नेकल वेल एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, यहाँ पर साथ के साथ कैटल एग्रीड बर्ड कैटल, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। जाओ, चले जाओ। थैंक यू बेटा।